हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, और मैं आपको इसी वीडियो में ये भी क्लियर कर दूंगा कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में अंतर क्या होता है। क्लियर? तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम सबसे पहले जानेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका मतलब क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट रहता है पाथ के अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो अगर इसे दूसरी भाषा में कहेंगे कि फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन ओवर एनी क्लोज पाथ इज जीरो। जहां पर हमारा जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। या फिर आप इसे ऐसे समझ लें कि एक ऐसा फोर्स जिसका पाथ से कोई भी संबंध नहीं होता है, वो पाथ से हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया है कि भाई अगर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा कि इफ द वर्क डन ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। उसका जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे भाई कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि भाई पाथ पर, जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं कि उनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो वर्क डन का जो पाथ है वो इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो हमारे भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनका जो वर्क डन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को। तो मैंने इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर विच द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ एज वेल। ठीक है, तो यहां पर हमने सीखा है कि भाई जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो भाई क्या करते हैं, पाथ पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। इस एग्जांपल्स में लिखे कि फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, टेंशन हो गया, और टेंशन इन द कॉर्ड, आल्सो विस्कस फोर्स। तो ये एग्जांपल्स होते हैं। ये आपकी पहली हेडिंग मैंने कंप्लीट करा दी थी। अब हम लोग आते हैं कि भाई अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी आपको या आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो आप हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि आप बीच में एक अपने स्केल से लाइन खींचेंगे। इधर आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे हमेशा से कंजर्वेटिव फोर्स, और ऑलवेज राइट हैंड साइड आप लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके साथ ही आप बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जिससे कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे पता लग सके कि भाई ये पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्सेस का आपने यहाँ पे लिखा है और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इधर वो आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिखे हैं। अब मैंने आपको बता तो दिया है कि कंजर्वेटिव, और हाँ, जब भी हम भाई किसी की जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने इसी में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपका जो पहला पॉइंट होता है वो उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी का भी डिफरेंस बताएं, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन लिखिए। सिमिलरली आप जब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहे हो तो सबसे पहले पॉइंट पर आप क्या लिखें, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसी में लगे हुए आप इनके क्या लिख दीजिए, ईजी मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो आप इसी में फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड कर दीजिए। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस एग्जाम्पल को सेकंड पॉइंट बना देते हैं, वो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पे जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी एमई इज कंजर्व। एमई का मतलब होता है भाई मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि हमने ये सीखा है भाई कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो भाई वर्क डन होता है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। बिल्कुल रट गया होगा आपको, बिल्कुल मैं आपको रटा दूंगा। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप जब चाहे हंसते खेलते लिख सकते हैं। ठीक, तो एमई इज कंजर्व मतलब एमई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, मतलब द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाफ mv² प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज ये जो एमई होता है ये क्या होता है भाई, टोटल एनर्जी होता है, जो कि हमेशा इसमें क्या रहती है, कंजर्व रहती है, फाइनाइट रहती है। तो एमई जो है मतलब मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है इसमें मेरे भाई, कंजर्व रहती है। या फिर हम इसको और बोलें अच्छे से कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, डिफाइंड होती है। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइंड होती है। लेकिन भाई इस केस में हमारे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई होता है। तो इसमें ये सीखेंगे भाई, हमने ये सीखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहती। क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी कि भाई पॉइंट की पीई मतलब पी को लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी भाई इसमें भी डिफाइंड रहती है, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भाई मेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइंड नहीं रहती है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाइट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिफाइंड होती है। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है मेरे भाई, इन्वॉल्वमेंट रहता है।
सिमिलरली या इसी के साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं होती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर कि द फोर्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, कि जो इसमें जो कंजर्वेटिव, अब भाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो भाई वो कहां से डेराइव होगा, कि भाई अगर कोई भी फोर्स है कि तो उसका एक मतलब ओरिजिन तो होगा, तो भाई उसका ओरिजिन कहां पे, द फोर्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, कि भाई जो उसका फोर्स है वो कहां से आता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से आता है। लेकिन यहां पर लिखते द फोर्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, इनका जो फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो असल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, और जो इसकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो क्षमताएं होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स की क्षमताएं नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो ये काम करता है इसका जस्ट अपोजिट ये वो काम करता है। ठीक है, आप समझ भी रहे होंगे ये बात को। तो मैंने यहां पर से आपको बिल्कुल सब क्लियर कर दिया है। और हाँ देखिए, अगर हम किसी भी फोर्स की भाई बात करते हैं तो उस फोर्स में हम हमेशा वर्क डन भी करेंगे। वर्क क्या होता है, वर्क इज डन व्हेनेवर बॉडी प्रोड्यूस मोशन, और मोशन क्या होता है कि चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई भी दैट टाइप ऑफ फोर्स है, तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, काम करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो इस कंडीशन में या इस कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा भाई मेरे वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम उसको कभी भी बदल सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में भाई, कंजर्वेटिव फोर्स में। लेकिन यहां पर भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, यहां पर अगर एक बार आपने काम कर दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, बदल नहीं सकते। द वर्क डन इज इरिवर्सिबल। यहां पर आप लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होता है मेरे भाई, रिवर्सिबल होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसमें जो भाई देखो, द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इसमें जो फोर्स होता है वो फोर्स जो है वो भाई वेलोसिटी के ऊपर क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर भी बताया था, बिल्कुल ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। जब पहला ही क्लियर हो गया तो ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट रहता है हमेशा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से। लेकिन यहां पर जो फोर्स है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है। देखो भाई, कुछ फोर्सेस होते हैं कि मतलब अगर उनको किसी का सहारा ना मिले तो भाई उस फोर्स का कोई काम नहीं रहता है। सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि पोजीशंस पर और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड मेरे भाई करते हैं। तो हमने ये सीखा है यहाँ पर कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो भाई इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के, बट जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो भाई डिपेंड होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से, जैसे कि हमने ये लिख दिया इसमें कि द फोर्स इज डिपेंडेंट, मैंने आपको और अच्छे करके समझाने की कोशिश करी है कि पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन जो उसकी जो वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उस पे मेरे दोस्त करता है। आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि इसका जो वर्क डन होता है, फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसमें जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का जब मेरे भाई यूज करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि जो इसका जो वर्क डन होता है, फोर्स का वर्क डन होगा, मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि तो उसका जो वर्क डन है वो भाई काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, उसका जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। आई रिपीट, ठीक है। तो हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है भाई उसका कोई ना कोई वर्क होगा, उसका कोई ना कोई काम होगा, लेकिन जो उसका काम है ना, तो उसका जो वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन है वो भाई उसका जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस ला सकता है, चेंज हो सकता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी में भी वो चेंज हो सकता है। मतलब जो हमारा वर्क डन है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। हम लोग उसके अपने अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे या जिस तरह से हमको अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी करनी होगी, मतलब कैसे भी करके हमें अगर अपने आप को मतलब कुछ भी वजह से लिखना ही होगा एग्जाम में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको और बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं कि जो भाई वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। लेकिन इसमें जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें हाँ ये बात ध्यान रखें कि इसमें जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां पे लाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस लाएगा, लेकिन भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स में भाई ये दोनों एनर्जीज में चेंज ला सकता है। कौन कौन सी एनर्जीज में ला सकता है, एमसीक्यू बेस्ड के लिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे बोथ एनर्जी कौन कौन सी बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंजेस हो सकते हैं। बट जो हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें जो हमारा वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा वर्क डन है वो कभी भी भाई चेंज नहीं हो सकता एज ए पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि एनर्जी का डिक्रीजमेंट वगैरह जो है वो भी होता रहता है। ठीक है, तो ये जो आपने सीखा है कि इसको अब आपको ऐसे ही अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और मैंने आपको मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि आप जितना भी लिखेंगे
आप सॉरी उतना ही आप बेहतर बनेंगे। जितना आप अपने आप को लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आप बहुत अच्छा सीखेंगे। तो जो मैंने आपसे इस वीडियो में कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ बेटा उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या अपनी पहचान होती है, किस नाम से जाने जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्षमताएं होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ अदर हैंड में मैंने आपको बताया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे बताते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी अभी बताया कि जितना आप इन चीजों को लिखेंगे उतना ही आप इन चीजों से बेहतर बनेंगे। अब मैं बस आपका 1 मिनट में और कीमती समय लूंगा, बस आप बस हमारी बस यही मेरी बात है जो आपको बस बहुत ध्यान से सुननी है। बस बाकी आपको तो आप समझ ही होंगे, बस इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि भाई आपका पेपर जो है 4 मार्च को आपका पेपर है फिजिक्स का बोर्ड का, क्लास 12 CBSE बोर्ड। तो आपको क्या करना है भाई, अब टाइम आपके पास बेटा बहुत कम है, ठीक है, आपके पास 7 फरवरी हो चुकी है, 7-8 के आसपास। तो आप क्या करेंगे कि अब आपको जितना भी पढ़ना है, मतलब अब एक ऐसा टाइम है जिसमें कि आप अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप उन चीजों के ऊपर ना पहुंचे, लेकिन अब आपको कुछ कुछ जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो कि भाई पेपर में आपके आने ही आने हैं, जैसे कि गॉस लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और भी बहुत से टॉपिक है, प्रिज्म वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स माने जाते हैं। गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर हो गया। तो इस बात में और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में अनेकों टॉपिक्स हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, उन चीजों को तो आपको बिल्कुल रटा हुआ, जैसे गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन 100% आज लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है लॉन्ग में, और एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी मैंने आपको मतलब एक देखिए, आपकी 2 बुक्स हैं, एक फर्स्ट बुक है, एक सेकंड बुक है, तो उसकी दोनों बुक्स की मैंने अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको सीधा सीधा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और प्लीज जैसा मैं आपसे 100% दावा करता हूं, 100% मेरा कॉन्फिडेंट है कि आप अगर उस वीडियो को हमारी पूरी देख लेते हैं, एक वीडियो मेरे हिसाब से 30 to 35 मिनट्स की है और एक वीडियो हमारे हिसाब से 26 मिनट की है। तो यदि मतलब मान लीजिए अगर ओवरऑल की दोनों वीडियोस हमारी मतलब कुल मिला के 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप वो हमारी 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है स्टूडेंट्स की आप अपने एग्जाम से बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आप अपने घर से जाएंगे। और इसके साथ जो मैंने स्ट्रेटेजी भी बनाई है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्पेशली फॉर फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, तो मेरा बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं अगर किसी चीज को भाई कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं, अगर आप भी किसी व्यक्ति के अंदर या किसी भी अपने टीचर के अंदर वो कोई चीज कॉन्फिडेंस है, वो कहता है कि भाई इस समय वीडियो देखो तो ये इस क्वेश्चन, तो भाई बस आपसे हम इतना सा कहना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारी उस वीडियो को प्लीज बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली सुने, हमारे जो मैंने आपसे कहा है उन पे आप प्लीज फोकस करें। आपको भाई अभी तो आप जैसे पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको भाई बहुत कुछ लाभ मिलेगा। हो सकता है भाई उसी वीडियो में से हमारा पूरा पेपर बन जाए, और बनेगा बिल्कुल बनना चाहिए नहीं, बिल्कुल बनेगा। आप बस क्या करिए, जो मैंने वीडियो बनाई है आप प्लीज उस पर अमल करिए, उस पर मेरी बात पे बिलीव करिए। तो ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं स्टूडेंट्स आपसे ही कहना चाहता हूं अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, अपनी केयर करते रहें, ठीक है, अपने बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, खूब मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी प्रकार से मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू सो मच।